Hello everyone, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the Indian Express news analysis for 22nd September. और सबसे पहले I would like to appreciate Manisha and Deepshika for regularly watching the videos and giving the answers. So well done and keep it up. और मैं बाकी लोग को भी कहूँगी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोशिश करके उनका आप भी जवाब दें. एंड लेट्स बिगिन विद द एनालिसिस. तो एडिटोरियल और एक्सप्लेन सेक्शन में जाने से पहले यहाँ पे एक न्यूज़ थी, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी. तो CRPF ने अभी क्लेम किया है कि झारखंड से माओइस्ट हब जो है वो क्लियर हो चुका है. और अभी जो है बूढ़ा पहाड़ करके वहाँ पे एरिया है, फॉरेस्टेड एरिया है, और ये झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे है. तो उसमें झारखंड की दो डिस्ट्रिक्ट्स लतेहर और गढ़वा और छत्तीसगढ़ की बलरामपुर आती है. तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए ये एरिया जाना जाता था. तो अभी CRPF के जो डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह, उन्होंने कहा है कि बिहार और झारखंड जो है वो अब बिल्कुल माओइस्ट फ्री जोन्स हो चुके हैं. और पिछले 3 डेकेड से ये एरिया माओइस्ट द्वारा डोमिनेटेड था. अब ये जो आर्टिकल था इसको बताने का रीज़न ये था कि CRPF ने 3 बड़े ऑपरेशंस किए झारखंड में, और वहाँ पे वैसे कैंप सेटअप अभी हो गया है. तो ये कैंप सेटअप होने से पहले 3 ऑपरेशंस हुए थे. तो आप नाम प्लीज़ इसके नोट डाउन कर लीजिए. ऑपरेशन ऑक्टोपस, उससे पहले था ऑपरेशन डबल बुल एंड ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म, जो कि अभी भी ट्राइबल एरियाज में चल रहा है. ओके, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल एंड ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म अगर पूछा जाए तो दिस वाज फॉर क्लियरिंग द माओइस्ट. फाइन. और इसके अलावा इन्होंने अब ये भी देखा है कि छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक फैक्ट्री बना ली माओइस्ट ने, और वहाँ पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बनाए जा रहे हैं वही CRPF पे अटैक करने के लिए. एनीवेज, मेन आपको ये ऑपरेशंस याद रखने थे. आगे चलते हैं और आते हैं सबसे पहले एडिटोरियल पेज पे. तो एडिटोरियल पेज में ये पॉलिटिकल था बिल्कुल आर्टिकल कि डायस्पोरा जो बाहर की भी है वो इंडियन पॉलिटिक्स से कैसे इन्फ्लुएंस होती है, और जो कम्युनल इश्यूज़ यहाँ पे होते हैं उनसे बाहर भी मतलब डायस्पोरा अफेक्ट होती है. सो वहाँ पे पॉलिटिक्स होती है. तो अगेन इट वाज कम्प्लीटली कम्युनल एंड पॉलिटिकल एंगल. नॉट फॉर अस, लेट्स मूव अहेड टू स्पीक टू द वर्ल्ड. ये एक डिफरेंट इशू यहाँ पे हाईलाइट हुआ है अबाउट द ग्लोबल मीडिया. इंडिया का जो एक इमेज बनी हुई है, एंड क्या इमेज है एंड वाई वी शुड चेंज इट, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है. ओके, सो दिस इज रिटन बाय शशि शेखर वेम्पत्ति. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी अगर आपको कोट करना हो तो आप इस तरीके से रेफरेंस देने के लिए भी आप कोट कर सकते हैं. ओके, सो ही इज द फॉर्मर CEO ऑफ प्रसार भारती. तो अभी ये क्यों आया है मुद्दा, तो सर्वेंट ऑफ द पीपल या स्लगा नरोडा करके एक यूक्रेनियन टेलीविजन सीरीज़ है जिसमें अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और पहले वो एक्टर थे, तो वो हैं इस सीरीज़ में वोलोदिमीर जेलेंस्की. और इसमें एक एपिसोड जो है उसमें इनकाउंटर दिखाया गया है यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर का इंडियन कल्चरल अटैच के साथ में. और इसमें भी वही चीज़ है जो आप बाकी के फॉरेन सीरीज में अगर आप कभी देखे होंगे, तो जो इंडियन कल्चर के बारे में एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है और जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो दिखाए गए हैं. और अब इसको आपको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट डू द ऑथर मीन्स बाय द स्टीरियोटाइप्स. ओके, एक पर्टिकुलर कलर दिखाना, एक पर्टिकुलर बोलने का एक्सेंट दिखाना, देन उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी दिखाना, तो ये सारी जो हैं वो स्टीरियोटाइप्स में आती हैं. एंड दिस इज टिपिकल ऑफ मेनी इंटरनेशनल प्रोडक्शंस. तो ये जो ग्लोबल फिनोमेना है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग का इंडिया का, इसको डीपर एनालिसिस की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल स्लगन नरोडा तक लिमिटेड नहीं है. और बाकी जो मतलब एक्सेप्ट फ्रॉम द सीरीज़, ये ग्लोबल जो थॉट लीडर्स हैं और ओपिनियन मेकर्स हैं उन पे भी एक्सटेंड करती है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फ्रांसिस फुकुयामा का, जिन्होंने अभी रिसेंटली न्यू लिबरलिज्म को लेके और इंडिया को लेके कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे वेयर वी वोंट ड्वेल इनटू. ओके, बात लेकिन अब ये है कि बहुत कम अटेंशन दिया गया है कि ग्लोबल मीडिया कवरेज इंडिया का कैसा है. और ये चीज़ वैसे अपीयर हुई थी 56th एडिशन ऑफ द कम्युनिकेटर में, जो कि खुद एक पीयर रिव्यूड जर्नल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की. और इसकी जो रिपोर्ट थी, नाम था एन एनालिसिस ऑफ ग्लोबल मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स इन इंडिया. तो ये अमूल पार्थ की रिपोर्ट थी और इसने इंडिया रिलेटेड आर्टिकल्स का एक प्रॉपर एनालिसिस किया था. 3000 से ज़्यादा आर्टिकल्स थे ऐसे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम और गार्जियन में. देखो अब ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट क्यों बताई जा रही है, इन रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि ये जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं बाहर, उनमें मतलब इंडिया की क्या इमेज दिखाई जाती है. फाइन. और ये क्यों ऐसा करते हैं उसका भी रीजन आपको बताया जाएगा. तो इस एनालिसिस में पता चला है कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न है कि ये इसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो होती है इंडिया की, जहाँ पे सेंसेशनल हेडलाइंस और कीवर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे हेट हो गया, फियर, राइट, हिंदू, कश्मीर, मॉब्स, ये
ये सारे इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करके वहाँ पे हेडलाइंस को बहुत सेंसेशनल बनाया जाता है जब भी मतलब इंडिया के आर्टिकल्स आते हैं। तो आप सोचिए कि मतलब एक ये कंसिस्टेंट पैटर्न था इन आर्टिकल्स में। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इंसाइट जो मिला, ये क्यों ऐसा करते हैं कि ये जो इंडिया की जो कंट्रोवर्सीज है उससे जो एक नेगेटिव फीडबैक लूप आता है, उससे इनको जो इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट और राइटर्स हैं उन्होंने मतलब इस तरीके के सुपरफिशियली आर्टिकल्स लिखे हैं। मतलब वो है ना प्रॉपर, जैसे यहाँ पे हम अगर कोई भी एडिटोरियल अगर पढ़ते हैं इंडिया के रेफरेंस में तो उसके दोनों तरफ पढ़ेंगे ना कि क्या है प्रोज। आप देखते हैं कोई भी अगर मुद्दा आता है उसके आए दिन एडिटोरियल्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, तो उसका कभी प्रो में आता है कभी अगेंस्ट में आता है ना। तो हम हर साइड को देखते हैं, लेकिन वहां पे क्या करते हैं ये जर्नलिस्ट, और खासकर मतलब इंडियन ओरिजिन के ही जर्नलिस्ट और राइटर ऐसे हैं कि उनको एक इंसेंटिव मिलता है एक तरीके से कि वो जो कंट्रोवर्सी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सुपरफिशियल आर्टिकल लिखेंगे और मतलब प्रॉपर उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं रहता है, और वो फिर ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स जो हैं उनके लिए वो लिखते हैं। और इस वजह से उनको जो इंडिया की मीडिया है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पे मिलता है। ओके, तो ज़्यादा पे लेने के लिए जस्ट फॉर द इंसेंटिव पर्पस वो इस तरीके के सुपरफिशियल आर्टिकल्स लिखते हैं, और ये चीज़ इस स्टडी में मिली है। और इस रिपोर्ट ने डिजिटल रीडरशिप ग्रोथ भी एग्जामाइन की है। तो उन्होंने कहा है कि जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है व्यूअरशिप स्पाइक्स में इंडिया में ही। ओके, और 2019 से 2021 का इन्होंने बोला कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसकी जो रीडरशिप थी अगर ग्लोबली देखा जाए तो 8% कम हुई है, लेकिन इंडियन रीडरशिप वहीं पे 22% बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के मुद्दे दिखाते हैं, तो अब इंडियंस को लगता है बाहर भी कि हाँ ठीक है हमको इंडिया के बारे में पता चल रहा है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज ओनली द सुपरफिशियल न्यूज और केवल कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की ही न्यूज है। जो इंडिया के ज्यादा अचीवमेंट्स और पॉजिटिव न्यूज है वो इतनी ज्यादा नहीं आती है। और सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल रहा है वो बीबीसी का रहा है, जहां पे 5-fold ग्रोथ हुई है इंडिया में और इन इंडिया, और ऑन द बैक ऑफ इट्स हाईली प्रोवोकेटिव रिपोर्टेज। क्यों हुई है वो भी? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव रिपोर्टिंग की थी दिल्ली राइट्स को लेके और कोविड-19 डेथ्स को लेके, तो इसलिए उनकी जो रीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फाइन, तो अभी भी जो ग्लोबल मीडिया है वो इंडिया की तरफ इसलिए देख रही है कि फिर से कब ऐसा मतलब आए कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक और नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ आए, और डिजिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए बीबीसी वगैरह ने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं यहाँ पे। और इंडिया सिग्निफिकेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्लोबल मीडिया इंटरेस्ट, ये और ज़्यादा हो सकता है कि बड़े इंडिया में इंटरेस्ट, क्योंकि अब इंडिया के पास में G20 की प्रेसिडेंसी भी आने वाली है। तो अब वाई टीवी जो है उसने तो प्रॉपर एक नीचे बना लिया है एज अ ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ इंडिया, और इसमें पूरा इसमें दिखाते रहते हैं कि इंडिया ने कैसे यूक्रेन में इवैक्यूएशन करवाया और ग्लोबल लीडर्स के इंटरव्यू वगैरह रहते हैं। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया इसको ग्लोबल मीडिया के रूप में बनाया गया है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मीडिया वॉइस हमारे पास नहीं है, और जो कि मतलब इस तरीके के बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो प्लेयर्स एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं उनके साथ में शोल्डर टू शोल्डर स्टैंड ले सके। और अभी इनका ऑथर का कहना यह है कि 18 मंथ से कम बचे हैं टू गो फॉर दैट G20 समिट इन इंडिया। तो एक बहुत ही आपके पास में छोटी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ताकि आप इंडिया को जो है एक ग्लोबल मीडिया वॉइस भी दे सको। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड टू द आइडियाज पेज। अगेन ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठाया था। दो आई हैव मार्क्ड इट बट आई वोंट डिस्कस इट विथ यू बिकॉज आगे जाके जो था आप आगे देख सकते हैं आगे इसमें नहीं है। द रीजन बीइंग कि इट इज टाइप ऑफ द मतलब एक तरीके से कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज किया जा रहा है विच एक्चुअली कम्स इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस। हम यहाँ पे आते हैं न्यू कमीशन ओल्ड रिजर्वेशन। तो अगेन ये देखो ये तीसरी बार ये आर्टिकल आया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के लिए जो कमीशन बनाया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वही यहाँ पे ऑथर ने अब सेम चीज़ जो कल हमने पढ़ी थी वही चीज़ है कि ये जो मतलब पहले आपने इस तरीके से मना कर दिया रूलिंग गवर्नमेंट ने कि जो पहले की कमीशन है रंगनाथ मिश्रा वगैरह की कमीशन है उनको एक तरीके से डिनाई कर दिया था, लेकिन अब उसी की तरह आप दूसरी कमीशन बना रहे हो। तो कुछ और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी तो वो भी हम देख लेंगे और आपका थोड़ा सा कल का रिविजन भी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में ये किससे रिलेटेड है? तो आप पहली बात तो है ना ये ऑर्डर याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950, और इसमें जो रेफरेंस लिया गया है वो है रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो कि 2007 में आई थी और रिपोर्ट उसकी 2007 में आई थी।
और जिसमें कि ये रिकमेंडेशन था कि मतलब उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने उनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी थी, ये कह के कि प्रॉपर फील्ड स्टडी नहीं हुई है, और इनफैक्ट ये कहा था कि इनसफिशिएंट डेटा है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो कब आया था? 1950 में, और उसमें बात हुई थी इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू द सिटीजन्स। ये कौन से आर्टिकल में? आपके आर्टिकल 14 में है। और उसी के बाद ये भी था कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट। और भी ग्राउंड्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ग्राउंड्स हैं इसमें। ओके, तो रिलीजन, कास्ट और दूसरे ग्राउंड्स क्या है आप बताएंगे। तो ये आर्टिकल 15 में राइट है। और प्रोविजंस इसके अलावा ये भी थे कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट। अब यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं, बट हमको कभी आंसर्स में ऐसे नहीं लिखना है ऑफ द सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, तो अब इसको लेकिन रीइंफोर्स करने के लिए, तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस टाइम पे ये बात हुई थी कि इनके लिए प्रोविजंस होने चाहिए, लेकिन फिर इसी को रीइंफोर्स करने के लिए आर्टिकल 15 को अगले साल अमेंड किया गया था, और उसमें क्लेरिफाई किया गया था कि जो ये प्रिंसिपल है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, इट वुड नॉट डिटर द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और द एससीज एंड एसटीज। यानी एक तरीके से एससीज और एसटीज को इसमें रिजर्वेशन दिया गया था, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर प्रेसिडेंट के ऊपर ये चीज़ छोड़ दी थी। अब इन्होंने देखो ये है ना, यहाँ पे आर्टिकल लिखने का तरीका अलग है, आपको एज इट इज इस चीज़ को अपने आंसर्स में कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है हैड लेफ्ट इट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रीड सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपना वो स्पाइस बनाने के लिए लिखा है, आप कभी इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही दिया गया है। अब आप उनको ये बोल दो कि मतलब केवल सेरिमोनियल हेड है या इस तरीके से, बट यू कांट राइट लाइक दिस, फाइन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये उनके ऊपर छोड़ दिया था कि पहली लिस्ट जो एससीज की रहेगी उसको प्रोक्लेम कर सकते हैं, और पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया था कि वो इस लिस्ट को टाइम टू टाइम फिर अमेंड कर सकते हैं। तो उसके कुछ ही महीने बाद कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर आ गया था 1950 में, जिसमें पहली लिस्ट थी, और उसमें मतलब एक पैरा 3 था जिसमें लिखा था कि कोई भी नॉन हिंदू, वो भले किसी भी कास्ट को बिलोंग करे, अभी लिस्टेड हो या बाद में लिस्ट हो, वो इसमें कवर नहीं किया जाएगा। फाइन, नॉन हिंदू को कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर कंटिन्यूस प्रोटेस्ट हुए थे सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज के, और इसलिए इस राइडर को जो ये पैरा 3 में था इसी ऑर्डर के, इसको 2 बार रिवाइज किया गया था। तो 1956 में दलित सिख को ऐड किया गया था, और 1990 में दलित बुद्धिस्ट को। अच्छा, कल मैंने आपको एक फिगर बताया था, अगर किसी ने कल का एनालिसिस सुना है तो कैन यू टेल मी कि कितने % बुद्धिस्ट जो है वो मतलब देव कन्वर्टेड टू दलित, और मतलब वो शेड्यूल कास्ट में उनको फिर रिजर्वेशन दिया गया। ओके, तो ये मॉडिफाई किया गया था ताकि उनके बीच में भी जो लोअर कास्ट है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए एज एससीज, फाइन। और अब इनका कहना है कि जितने भी लोग जिनके मतलब 4 फादर्स यानी दादा परदादा कभी क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हुए होंगे, तो वो फिर भी इस परव्यू के बाहर थे, बिकॉज द ऑर्डर वाज स्टिल फॉर हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट, फाइन। उसके बाद में फिर क्या हुआ था कि 2004 के जनरल इलेक्शंस के टाइम पे कांग्रेस ने नेशनल कमीशन बनाने की बात करी थी, जो माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन का इशू है उसको एग्जामाइन किया जाएगा और उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाएगी ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन मिले। तो ये जो प्रपोज्ड कमीशन थी इसको अनाउंस किया था अक्टूबर 29, 2004 में, और इसमें मतलब वही था कि इसका टर्म ऑफ रेफरेंस की पॉसिबिलिटी क्या है फॉर रिजर्वेशन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो उसके बाद में इन्होंने कमीशन बनाई, और इसके जो चेयरमैन बने थे वो थे फॉर्मर चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ओके, और ऑफिशियली इसका नाम जो था वो था नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और बाद में ये उनके मतलब चेयरमैन के नाम पे जाना गया था, मिश्रा कमीशन के नाम पे। ओके, तो एनी हाउ जो उनका ये रिपोर्ट थी उसमें ये रिकमेंडेशन था कि रिलीजन रिलेटेड राइडर जो है वो हटा देना चाहिए आपको, ये जो पैरा 3 में था, तो रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे कि दूसरा ऑर्डर भी जो 1950 में ही आया था कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर, ये भी 1950 में था। तो जैसे एसटीज में कोई रिलीजन वाला बात नहीं है, मतलब जो ट्राइब है उसको आप विदाउट रिलीजन आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, तो उसी तरीके से ये भी जो ऑर्डर था शेड्यूल कास्ट का वो भी रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। और उसके बाद में फिर पब्लिक डिमांड थी, मतलब गवर्नमेंट ने तो लेकिन उसके बाद चुप्पी रख ली थी, लेकिन फिर पब्लिक डिमांड थी कि ये कमीशन रिपोर्ट जो है उसको
पार्लियामेंट में लाया जाए। तो फिर वो पार्लियामेंट में आई, मतलब उसके सबमिशन के 2.5 साल बाद आई थी, लेकिन फिर भी ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई डिस्कशन हुआ था किसी भी हाउस में। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो अभी पार्टी पावर में है, उस टाइम पे मेन अपोजिशन थी, तो उन्होंने उस टाइम पे रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करके एंटी नेशनल कहा था। और जो रूलिंग पार्टी थी उसने भी यही कहा था कि केवल जो सेंसिबल रिकमेंडेशन है उनको पिक किया जाएगा। यानी एक तरीके से रूलिंग और अपोजिशन दोनों ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, ना फिर उसके ऊपर कोई विस्पर थी, ना ऑफिशियल ना प्राइवेट। और जो फिर मतलब वही एडिड टर्म ऑफ रेफरेंस था रिलीजन कास्ट नेक्सस का, उसके ऊपर कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई। और मीडिया क्या कहना ये था कि एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसको सब्सटैंशिएट नहीं किया जा पा रहा था फील्ड स्टडीज के बेसिस पे। तो फिर यही इन्होंने कहा है कि तब आपने वो कर दी, तब तो अपोजिशन भी अगेंस्ट था, अब आप उसी के बेसिस पे एक नई बॉडी बना रहे हो। सो इट सीम्स टू बी समवॉट पैराडॉक्सिकल। फाइन। तो ये भी देख लो कि ये एक्स मेंबर रह चुके हैं लॉ कमीशन के, और ये खुद भी मेंबर थे रंगनाथ कमीशन के। तो देखो जो जो उस टाइम पे रिपोर्ट बना चुका है ना, तो आपको 3 रिपोर्ट्स बनाई थी मैंने, है ना। तो एक तो सचार कमेटी की थी, एक मिश्रा कमीशन की थी, और तीसरी जो कल हमने सतीश देशपांडे की पढ़ी थी। तो कल सतीश देशपांडे खुद का उनका आर्टिकल आया था, मिश्रा कमीशन ये सॉरी हाँ रंगनाथ मिश्रा कमीशन से भी इनका आर्टिकल आ गया। तो अब देखो कल शायद सचार कमेटी से भी कोई आ जाए। नॉट जस्ट अ मैंस +1, तो ये विमेन के ऊपर है। तो आप है ना ये आर्टिकल अगर चाहें तो सेव बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऐसे अगर कोई भी आता है विमेन स्टेटस, विमेन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ विमेन थ्रू आउट द एजेस, वेयर डू दे स्टैंड टुडे, तो उन सब में ये पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस से भी रिलेटेड है, तो यू कैन यूज़ इट देयर ऑल्सो। तो पहले तो उन्होंने एक डेटा बताया है कि 1 in 3 women एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस। ये ग्लोबली बताया इन्होंने कि हर 3 में से 1 औरत जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है, एज पर द 2018 UN रिपोर्ट। और भले अंडर रिपोर्टिंग होती हो, लेकिन फिर भी ये सिमिलर फिगर है इंडिया के लिए भी। और इसी UN रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस जो विमेन के लिए है वो उनके घर ही हैं। तो क्या है रियल सिचुएशन, और हम मतलब इस हद तक कैसे आ गए। तो अब इन्होंने कहा है कि अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो क्या मतलब विमेन का स्टेटस यही था। तो पहले विमेन को कैसे इमेजिन किया जाता था हिस्टोरिकल डिपिक्शंस, मिथ्स या एपिक्स में। तो अर्लीस्ट जो डेटीज़ थी वो फीमेल थी। आप देखते हैं ये सब हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी मदर गॉडेस एंड मदर अर्थ, है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, मदर नेचर। तो जो भी स्टार्टिंग की डेटीज़ थी वो फीमेल थी, और चाइल्ड बर्थ जो था वो एक मिरेकल माना जाता था, राइट। एंड विमेन वर वर्शिप। और उसके बाद में लेकिन विमेन कहाँ पे आ गई है, एज द शेडो ऑफ द मैन, एक मैन की परछाई के रूप में, है ना। और वो उसकी एक तरीके से +1 थी, लेकिन फिर भी कुछ हिस्ट्री में विमेन रही हैं जिन्होंने शैडो होने के बावजूद अपना मार्क बनाए रखा है। और उसका एक एग्जाम्पल थी नूरजहां। तो दो शी वॉज ब्यूटीफुल, लेकिन एम्परर जहांगीर जो थे वो उनके इंटेलिजेंस और कॉम्पिटेंस के कायल थे। तो उसके बिना कहा जाता है कि शायद जहांगीर का रूल भी इतना लंबा नहीं होता, और उन्होंने उनका नाम इसलिए पदशाह बेगम रखा था। और सब जानते थे कि उनका पावर काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट यू वुड हैव रेड इन हिस्ट्री ऑल्सो कि जो कॉइन्स उस टाइम पर स्ट्रक किए जाते थे तो उसमें दोनों रहते थे, नूरजहां एंड जहांगीर, राइट। हिंदू माइथोलॉजी की भी बात करें तो वो भी सेम थॉट है। तो जिस तरीके से लॉर्ड विष्णु को माना जाता है एज द प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, गॉडेस लक्ष्मी जो है वो +1 मानी जाती है उनकी, हिज वाइफ। बट शी इज़ पावरफुल एंड शी रिप्रेजेंट्स वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, लक, है ना। बोलते हैं ये लक्ष्मी आई, ये लक्ष्मी है, राइट। तो फिर भी मतलब हाँ विष्णु सेंटर रहते हैं। बट अब देखो फिर से है ना, भले एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है बट यू कैन कोट इट इफ़ यू वांट। एंड मतलब इससे भी समझ में आता है कि उनका जो पोजिशन मानी जाती है माइथोलॉजी में भी विमेन की वो क्या है, राइट। तो विष्णु जो है उनका अवतार एज अ वामन जो था, उसने राजा बाली के सर पे अपना फुट रख दिया था, अपना पैर रख दिया था उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए, और फोर्स किया था उनको नीचे हेल में जाने के लिए, नरक में जाने के लिए। और फिर लेकिन उसके बाद में ग्रेशियसली ये भी ऑफर किया था कि वो हमेशा के लिए उनको गार्ड करेंगे। और तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गॉडेस लक्ष्मी आई और वो हेल में मतलब नरक में गई, और उन्होंने राजा बाली को कहा कि क्या वो उनके हाथ पे राखी बांध सकती हैं। तो उन्होंने और उनको अपना भाई बना सकती हैं। तो बाली ने उसी टाइम हाँ कर दी। तो लक्ष्मी ने कहा कि अब राखी बांधी है तो आपको मेरे को गिफ्ट देना पड़ेगा। तो फिर
उन्होंने मतलब उस टाइम पे गिफ्ट के रूप में यही बोला कि मतलब उनके हस्बैंड को यानी विष्णु जी को वापस हेवन में भेज दिया जाए। तो अब यहाँ पे ऑथर ने सवाल पूछा है कि विष्णु जी की लेगेसी क्या रह जाती इफ़ इट वाज नॉट फॉर हिज वाइफ अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती तो उनकी क्या ही लेगेसी रह जाती। एनीवेज, तो ये माइथोलॉजी की बात थी, लेकिन मॉडर्न इंडिया में भी अगर देखें तो सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन है वो कई बार अपनी वाइफ्स के रोल को मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं इन देयर सक्सेस। बोलते ही हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट। तो ये एक इंडियन सोसाइटी में भी ये चीज़ कई बार होती है, नॉट ऑलवेज बट कई बार होती है। तो आरपी गोयनका जो है वो भी एक एग्जाम्पल है सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, और उन्होंने ही क्रिएटेड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स इन द 20th सेंचुरी। और वो अपनी वाइफ सुशीला गोयनका को ही क्रेडिट देते थे कि उन्होंने ही पहला उनको सीएट टायर्स का एक्विजिशन करवाया था। उसी तरीके से एलन मित्तल भी जो है आर्सेल और मित्तल के, तो वो रिचेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में माने जाते हैं। तो उन्होंने पब्लिकली अपने 100% अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो है उनकी वाइफ उषा को दिया था। लेकिन फिर भी एक तरीके से ये विमेन जो हैं वो अपने वही हस्बैंड्स की परछाई में ही रहती है। तो ये जो विमेन है, यहाँ पर ऑथर ने सवाल पूछा है, डिड दीज विमेन चूज टू बी इन द शैडोज, या क्या इनके पास में कोई और चॉइस नहीं थी, ये परछाई बन के ही रही। तो मतलब खुद चूज किया या इनके पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर विमेन जो होती हैं वो वॉलेंट्री बैक सीट ले लेती हैं, लेकिन कई बार एक इनवॉलेंट्री प्रेशर होता है जो कि उनके डिसीजंस और उनको प्रेशर पूरा वो इन्फ्लुएंस करता है। तो उनकी कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की वजह से उनको एक पर्टिकुलर रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री की नहीं है, बात यहाँ पे केवल एम्पावरमेंट या उनके बराबर खड़े होने की नहीं हो रही है। इसमें दूसरी एंगल जो मेन है यहाँ पे वो ये है कि इन स्टोरी से एक चीज समझ में आ रही है कि विमेन वांट रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप, उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। और जो मैन है ही मस्ट रियलाइज कि वो जो लेडी है, जो वुमन है, वो उसके इन्फीरियर नहीं है, वो उसके इक्वल है ना। तो भले अगर उसकी चॉइस भी हो को पैसेंजर बनने की, बट उससे वो इन्फीरियर नहीं हो जाती है, बल्कि दे बोथ कॉन्स्टिट्यूट अ टीम। लेकिन हम जब डोमेस्टिक वायलेंस के जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी उसके अगर फिगर्स देखते हैं तो इससे बात समझ में आती है कि मेजॉरिटी जो मेन है वो ये चीज़ को नहीं समझते हैं। कुछ मेन डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं कि मतलब, और बाकायदा क्रेडिट देते हैं विमेन को फॉर द रोल दे प्ले इन देयर लाइव्स। लेकिन दूसरे जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाते हैं। दे नॉट ओनली डिसरिस्पेक्ट, दे रादर अब्यूज देम फिजिकली एंड इमोशनली। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। तो पहली चीज वही जो घूम फिर के हमेशा सोल्यूशन आता है, एडुकेट मेन एंड विमेन। लेकिन मैन को किस बारे में, कि उनकी लाइफ में वुमन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और विमेन को एडुकेट करिए अबाउट द पावर दे एक्चुअली होल्ड। उनको भी अपने पावर का एहसास होना चाहिए। तो अब इन्होंने सजेशन दिया है कि हमें स्कूल करिकुलम को रीलुक करने की ज़रूरत है विथ अ जेंडर सेंसिटिव लेंस, और एक नया तरीका है थिंकिंग का बच्चों में। और खासकर अभी मतलब बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड है, तो हमें ज़्यादा रोल मॉडल्स दोनों मैन और विमेन की ज़रूरत है जो कि एक मतलब पब्लिक स्टैंड ले सकें विमेन को एम्पावर करने में और उनको क्रेडिट देने में। ऐसे रोल मॉडल्स होने चाहिए। तो एजुकेशन तो एक तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका मतलब उसके कई सारे तरीके होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कई बार विमेन जो होती हैं वो किसी टॉक्सिक या वायलेंट रिलेशनशिप को इसलिए नहीं छोड़ती हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंस होता है। तो दूसरा तरीका इन्होंने देखो बताया है कि फाइंडिंग वेज टू मेक इंडियन विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज द आंसर। तो उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाने की जरूरत है, उनको ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाओ, मतलब वही स्किल्स पार्ट करके उनको एजुकेट करो, उनको अपस्किल करो, उनको एनकरेज करो काम करने के लिए, एक तरीके से फाइनेंशियली एम्पावर करो। और उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि आपको कमाना कैसे है और आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज कैसे करना है। तीसरा इन्होंने बोला है कि हमको फाइनेंशियली उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है थ्रू लेजिस्लेशन ऑल्सो। तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट आए थे 2005 में, इनको अमेंड किया गया था, जिसमें विमेन जो थी वो सक्सेशन एज डॉटर्स के लिए एलिजिबल हुई थी। लेकिन व्हाट अबाउट विमेन एज वाइफ्स? ओके, तो आज की डेट में जो है इंडिया में विमेन को मेल काउंटर पार्ट्स के इक्वल नहीं माना जाता है इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल्थ क्रिएटर्स। और इसलिए जब ज़्यादातर डाइवोर्स सेटलमेंट्स होते हैं इंडिया में, तो जो हस्बैंड की वेल्थ है उसके आधे के करीब भी वो नहीं आ पाती हैं, मतलब आधा का भी नहीं होता है हक। और लेकिन अभी जो काफ़ी हाई प्रोफाइल के डाइवोर्सेस हुए हैं, जैसे जेफ बेजोस और बिल गेट्स का एग्जाम्पल है, तो उसमें बताया उन्होंने कि कैसे वेस्ट इस चीज़ में चेंज कर रहा है और वाइफ्स को काफ़ी साइजेबल
सेटलमेंट्स मिल रहे हैं। एंड अंडर कैलिफोर्निया लॉ ऑल्सो वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड होती है टू 50% ऑफ ऑल द वेल्थ, तो 50% उसको पूरी वेल्थ का अधिकार होता है क्रूड बाय द हस्बैंड आफ्टर हिज मैरिज। तो ये सूट जो है ये इंडिया में भी फॉलो करना चाहिए, और इसलिए इन्होंने कहा है कि इसलिए दूसरा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है हमारे विमेन मैरिज एक्ट्स में, ताकि इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल सके। बट आई वुड से वन थिंग कि ये आपका खुद का व्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। आई वुड से कि वाई डू यू वांट दैट 50% ऑल्सो, या मतलब कुछ भी मतलब सबसे पहली चीज़ ही यही है ना, आप खुद को एजुकेट करके अपने आप को खुद ही इतना काबिल बनाओ कि आपको मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की कभी ज़रूरत ही नहीं जाए। हाँ, लेकिन ये है कि जो मतलब वही बोला यहाँ पे कि कई बार चॉइस आपके पास में नहीं होती है, सोसाइटल प्रेशर या अपब्रिंगिंग की वजह से आपको कई बार मतलब ऐसे रोल्स में आना पड़ता है जहां पे आप एम्पावर्ड नहीं होते हो खुद को एडुकेटेड होते हुए भी खुद को एम्प्लॉयबल बनाने के ऐसे केस में, लेकिन आपको अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए, फाइन। और विमेन जो है अब इन्होंने कहा है कि वोट बैंक के 50% है, लेकिन फिर भी एक नेग्लेक्टेड पॉपुलेशन है, और रिजर्वेशंस क्रिएट करना, लेजिस्लेशन उनके लिए बनाना, ये ही तरीके हैं उनको प्रोटेक्ट करने के, ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ सके, राइट। आगे आते हैं अब एक्सप्लेन सेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग की, ओके। तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग क्रुशियल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सितंबर 27 से कर सकते हैं, और इससे पहले जो है ये डिसीजन 2018 में भी लिया गया था। तो और उस टाइम पे जो बेंच थी उसने कहा था कि मतलब एक PIL हुई थी कि लाइव स्ट्रीमिंग हो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, जो भी ऐसे मैटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस के। और उस टाइम पे एक पिटिशनर जो थी वो सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह थी, और इस चीज़ को है रिकमेंडेशन मांगी गई थी अटॉर्नी जनरल से। तो के वेणुगोपाल जो थे उन्होंने भी ये कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इसको आप एज अ पायलट प्रोजेक्ट ले सकते हो कोर्ट नंबर 1 में, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट होती है, लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच केसेस में। और इन्होंने ये क्यों मतलब इस चीज़ को ऐसे है नहीं हवा में सपोर्ट कर दिया था, इन्होंने कहा था इससे ये होगा कि कोर्ट्स में थोड़ा डीकंजेशन होगा, और ऐसे लिटिगेंट्स जो हैं जिनको वैसे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ता है फिजिकल एक्सेस करने के लिए, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट को मतलब लाइव स्ट्रीमिंग में उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिल पाएगा, राइट। और इसके लिए जो है AG ने गाइडलाइंस दी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है, और उसमें ये भी है कि ट्रांसक्रिप्ट्स जो होती हैं यानी जो पूरा वहाँ पे बोला जा रहा है वो लिखित में, और उस प्रोसीडिंग्स वो भी अलाउ की हैं, और उसको आर्काइव करना भी अलाउ किया है। और AG ने कहा था लेकिन कोर्ट के पास में पावर रहना चाहिए कि अगर कभी वो ब्रॉडकास्ट को विथहोल्ड करना चाहें तो वो कर सकें। और दूसरी बात, एक चीज़ और परमिट नहीं करनी, कौन से केसेस परमिट नहीं करने हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स, ऐसे मैटर्स जहाँ पे जुवेनाइल्स या फिर यंग ऑफेंडर्स की प्राइवेट लाइफ का हो केस, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का अगर कोई मैटर है जिसको पब्लिक करना सही नहीं रहेगा, और फिर अगर विक्टिम्स वगैरह विटनेसेस की अगर सिक्योरिटी का सवाल आ जाता है तो उनको बचाने के लिए, अगर कोई कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जैसे सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की उसमें, या फिर अगर ऐसे कोई मैटर है जिसकी पब्लिसिटी से वो एंटीथेटिकल रहेगा जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में, ऐसे केसेस, या फिर वो केसेस जहां से सेंटिमेंट्स अराउज हों या फिर पैशन अराउज हो, यानी एक तरीके से वो कम्युनल बन जाए, राइट। और क्या हाई कोर्ट्स में होती है लाइव स्ट्रीमिंग, तो ऑलरेडी झारखंड, कर्नाटका, MP, उड़ीसा, पटना हाई कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होती है। दूसरे कंट्रीज कहाँ पे होती है ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप बस नाम नोट करते जाइए, राइट। तो US में लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए मना किया था, लेकिन 1955 से जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लाइव या फिर डिलेड ब्रॉडकास्टिंग अलाउड है, लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट मतलब अलग अलग रीजन में वो डिफर करता है। ब्राज़ील में देखो बहुत सही है कि यहाँ पे 2002 से लाइव वीडियो और ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग है, अलाउड है, और प्रॉपर वोटिंग प्रोसेस वगैरह भी आप देख सकते हो। और उसके लिए उन्होंने अलग से अब जो है चैनल भी बना रखे हैं, TV जस्टिका, और एक रेडियो चैनल बनाया है रेडियो जस्टिका। तो वहाँ पे पूरा ये जो जुडिशियल सिस्टम की वो कमेंट्रीज होती हैं यही आती हैं। और फिर कनाडा में भी है एक अलग से चैनल बनाया हुआ है, केबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स चैनल। साउथ अफ्रीका में जो है 2017 से इन्होंने अलाउ कर दिया है। UK में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव तो होती है, लेकिन 1 मिनट का डिले रहता है, ओके। तो ये कोर्ट की खुद की वेबसाइट पे ही होता है। अब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कंसर्न्स क्या हैं, तो एक तरीके से तो अगर देखा जाए फायदे क्या है, पहली बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और जस्टिस सिस्टम के लिए ज़्यादा अच्छा एक्सेस होगा, मतलब कॉमन मैन को भी पता चलेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी केस के ऊपर क्या हो रहा है, राइट। और किसी भी के ऊपर तो नहीं, जो मतलब ज़रूरी केसेस हैं, है ना।
और लेकिन इसके अलावा कुछ कंसर्न्स हैं कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है इसका असर जजेस या लोगों के ऊपर क्या पड़ेगा। तो इसके ऊपर पहली बात तो है ना, स्टडी हुई है कुछ, तो कई सारी क्लिपिंग्स ऑलरेडी इंडियन कोर्ट्स की हैं यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उनके बहुत सेंसेशनल टाइटल होते हैं, हाई कोर्ट सुपर एंग्री ऑन आर्मी ऑफिसर, इस तरीके के। तो अब पहला तो ये डर है कि ऐसा इररिस्पॉन्सिबल या मोटिवेटेड यूज हो सकता है कंटेंट का, और जिसकी वजह से डिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन की तरफ होता है ना, क्लिप को इधर उधर जोड़ तोड़ करके फिर आप पब्लिक में उसको फैला दो, ठीक है। उसके बाद में 2018 में एक पेपर आया था, तो ये एक्चुअली में ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट से क्या लेसन्स लिए गए उसके ऊपर था, और इसमें इन्होंने कंक्लूड किया कि जस्टिसेस जो होते हैं वो कई बार पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करते हैं जब उनको फ्री टेलीविजन टाइम दिया जाता है, तो वो अपना खुद का इंडिविजुअल एक्सपोजर भी मैक्सिमाइज करते हैं। इसके अलावा और स्टडीज हुई हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सी स्पैन इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनके बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया था, तो उसमें ये कंक्लूड हुआ था कि प्रोसीडिंग्स ब्रॉडकास्ट करने की वजह से फिलीबस्टरिंग की काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। तो आगे बढ़ने से पहले फिलीबस्टरिंग भी आपको बता दें, फिलीबस्टरिंग क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, जहाँ पे भी जैसे पार्लियामेंट वगैरह हो गया, या वहाँ पे सेनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया यूएस में, तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो जानबूझ करके डिबेट को लंबा खींचते हैं ताकि जो डिसीजन है या तो वो डिले हो जाए या तो बिल्कुल उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसको ये भी कहा जाता है टॉकिंग अ बिल टू डेथ या फिर टॉकिंग आउट अ बिल। तो ये एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन माना जाता है किसी भी लेजिस्लेचर या फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी में। लेकिन अब इन्होंने देखो दूसरी बात बताई है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में कुछ पॉजिटिव सिस्टमिक करेक्शंस भी हुए हैं। तो 2017 की स्टडी हुई थी जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो ऑडियो प्रोसीडिंग्स, आपको पता है वहाँ पे केवल ऑडियो प्रोसीडिंग्स होती, तो उसके आर्काइव्स को स्टडी किया गया था, और उसमें ये देखा था कि जो जुडिशियल इंटरेक्शंस होते थे वो बहुत ज़्यादा जेंडर्ड रहते थे, और कभी भी जो विमेन थी जब भी वो बोलती थी तो उनको ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली उनको इंटरप्ट किया जाता था, उनके मेल कलीग्स या मेल एडवोकेट्स को इतना ज़्यादा इंटरप्ट नहीं किया जाता था। तो फिर लास्ट ईयर जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस जस्टिस जो है उन्होंने ये कहा था कि इस स्टडी ने जैसे जब जेंडर डिसरप्शंस के बारे में बताया, तो अब इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, और जस्टिस जो है वो क्वेश्चंस एज पर सीनियोरिटी पूछते हैं और किसी को भी इस तरीके से इंटरप्ट नहीं करते हैं। फाइन, नेक्स्ट आते हैं द टाइनीस्ट स्पेक्स ऑफ प्लास्टिक कैन इन्फिल्ट्रेट द ह्यूमन फूड चेन। ये एक स्टडी हुई है, तो ये फिनलैंड में स्टडी हुई है, जहाँ पे क्या था कि जो स्मॉल पीसेस ऑफ प्लास्टिक है जिसको नैनो प्लास्टिक कहते हैं, उसको पाया गया कि वो ह्यूमन फूड वेब में ऊपर ट्रैवल करते हैं। ये प्रॉपर स्टडी से पता चला है थ्रू प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड इवन फिश। तो पहली बात तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि नैनो पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो नैनो होते हैं तो टाइनी तो रहते हैं, लेकिन आप इसको ये मत कंफ्यूज होइएगा कि 1 नैनोमीटर के आसपास ही रहेंगे, नहीं, ये 1 माइक्रोमीटर से जो होते हैं वो कम लेंथ के होने चाहिए, यानी 1000 नैनोमीटर्स से कम की लेंथ के होने चाहिए। एंड 1 नैनोमीटर कितना होता है, इट इज अ बिलियन, यानी 10⁻⁻⁹ ऑफ अ मीटर। ओके, तो नैनो प्लास्टिक जो होते हैं वो टाइनी प्लास्टिक डेब्री होते हैं जिनकी लेंथ जो होती है वो 1000 नैनोमीटर से कम होती है। फाइन, और अभी क्या किया था रिसर्चर्स ने, एक नया मेटालिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड निकाला था ये नैनो प्लास्टिक जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए और उनका अमाउंट मेजर करने के लिए। तो उन्होंने एक मॉडल फूड चेन बनाई थी जिसकी 3 लेवल्स थी। लेट्यूस जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर था सबसे लोएस्ट लेवल पे, फिर उसके ऊपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर, राइट ना, नीचे पहले प्रोड्यूसर आएगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर वगैरह आ सकते हैं, राइट। तो पहले लेवल पे प्रोड्यूसर कौन था, लेट्यूस, देन प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर की जगह पे था इंसेक्टिवोरस फिश, या जो उन्होंने रोच फिश ली थी। तो आप ये एग्जांपल ना एज इट इज अगर चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस तरीके का आप एक वो फूड चेन वगैरह दिखा के कि कौन से लेवल पे किसको लिया था, है ना। साइंस की बुक्स में आपने इस तरीके का पढ़ा होगा फूड चेन का। तो रिसर्चर्स ने एक्सपोज किया कि सबसे पहले एक्सपोज किया लेट्यूस प्लांट्स को टू नैनो प्लास्टिक्स, जो कि ऐसे प्लास्टिक्स जो कॉमनली पाए जाते हैं वेस्ट में, जैसे पॉलीस्टाइरीन एंड पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड नैनो प्लास्टिक्स, और 14 दिन के लिए उनको ऐसे कंटेमिनेटेड सॉइल में रखा। फिर जब प्लांट हार्वेस्ट किए गए तो फिर उनको ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे जो इंसेक्ट्स हैं उनको खिलाया गया। ये इंसेक्ट्स जो हैं ये वैसे कई कंट्रीज में प्रोटीन का काम करती हैं। तो देखो ऐसी चीज़ें ली हैं जो कि फूड चेन में ऊपर की तरफ जाती भी हैं, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये प्रोटीन का काम
करते हैं और चिकन और कैटल को फीड कराया जाता है। तो अब इंसेक्ट्स को वैसे दिया गया फिश को, रोज को दिया गया 5 दिन तक। तो ये जो रोज फिश थी ये वैसे फ्रेश और ब्रैकिश वाटर में काफ़ी पाई जाती है और इसको कई बार खाया भी जाता है और कई बार बेट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो फिर इन्होंने उसके बाद में जो डाइसेक्टेड प्लांट्स थे उनको भी एग्जामाइन किया और उसके बाद में लार्वे फिश को भी किया। तो उसमें पता चला कि जो सॉइल में नैनो प्लास्टिक्स थे वो प्लांट की रूट से ऊपर गए बिल्कुल और लीव्स में जाके अक्यूमुलेट हुए। फिर ब्लैक सोल्जर फ्लाई के डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि वो नैनो प्लास्टिक्स माउथ गट में पाए गए थे। हालांकि 24 घंटे उनको दिए गए थे अपने गट्स को एम्प्टी करने के लिए, लेकिन फिर भी पाए गए थे। और फिश में देखा जिन्होंने कंटेमिनेटेड इंसेक्ट्स पे फीड किया था कि ये जो पार्टिकल्स थे गिल्स, लिवर और इंटेस्टाइन टिश्यू में पाए गए और सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन था वो लिवर में था। और जिससे समझ में आया कि प्राइमरी टारगेट टिश्यू जो है वो लिवर है, जहाँ पे नैनो प्लास्टिक्स वर्टिब्रेट में एंटर कर सकते हैं। और वही है कि उनके बहुत कम साइज होने की वजह से वो सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्रॉस कर जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स में भी एंटर कर जाते हैं। फाइन। नाउ हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस। तो अब डेथ सेंटेंस का हमने कल ये चीज़ आर्टिकल पढ़ी थी कि प्रोसीजरल बार जो है वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आ गया है कि क्या उसके ऊपर सेपरेट हियरिंग होनी चाहिए और इसके ऊपर अब और ज़्यादा 5 जज एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी। ओके, और वही डिसाइड करेंगे कि प्रोसीजरल नॉर्म्स वगैरह क्या रहेंगे। तो अभी इशू क्या है और कोर्ट ने क्या कहा है। तो एक 3 जज बेंच थी, तो उन्होंने उनके कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे कि कब और कैसे होनी चाहिए हियरिंग, और इसलिए उन्होंने ये 5 जज बेंच को दिया है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है। तो एक्चुअली में CRPC 1973 जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उसमें सेक्शन 235 का क्लॉज 235 का क्लॉज 2 जो है वो क्या कहता है कि अगर कोई अक्यूज कन्विक्ट किया गया है तो जज जो है वो उस अक्यूज्ड के उसको हियरिंग देगा ऑन द क्वेश्चंस ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद में फिर सेंटेंस यानी कि डेथ सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में लॉ के अकॉर्डिंग सेंटेंस पास करेगा। तो 1980 में हमने अभी कल या परसों भी पढ़ा था ये चीज़ कि डेथ सेंटेंस को अपहोल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने और उसकी कैपिटल पनिशमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहोल्ड किया था। बच्चन सिंह केस था 1980 का। और लेकिन ये कहा था कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए। अगेन अगर आपने ये डिस्कशन सुना है तो आपको बताया गया था व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और क्रुशली रूलिंग ने ये भी स्ट्रेस किया था कि एक सेपरेट सेंटेंसिंग हियरिंग होनी चाहिए जहाँ पे जज को परसुएट किया जाएगा कि क्यों डेथ सेंटेंस ना दिया जाए। फाइन। और इसके ऊपर जो है कोर्ट्स ने कई बार कन्फ्लिक्टिंग रूलिंग दी है। तो कई बार उन्होंने कहा है कि नहीं कन्विक्शन के दिन पर ही हियरिंग होनी चाहिए, और लेकिन कुछ ने कहा है कि अगर सेम दिन पे हियरिंग होती है तो उससे इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ओके, फिर एक दत्ता राय 2019 में केस था, उसकी रूलिंग में 3 जज बेंच थी। तो उन्होंने क्या किया था ना, एक ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया था, ये कह के कि उस केस में जो डेथ सेंटेंस है उसकी एडिक्वेट हियरिंग ही नहीं हुई थी। तो एडिक्वेट हियरिंग ही ना होने की वजह से उन्होंने उसको कम्यूट कर दिया था। फाइन। और तो एडिक्वेट सेंटेंसिंग हियरिंग में क्या आता है, ठीक है। एडिक्वेट हियरिंग आप किसको बोलोगे, तो मतलब ऐसा कि है ना अक्यूज के पास में अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो सही मटेरियल जो भी मतलब उसको वहाँ पे प्रूव करने के लिए कि डेथ सेंटेंस क्यों ना दिया जाए उसके लिए उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये सेम डे एज द कन्विक्शन में नहीं हो सकता है। और इसलिए जज इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर नॉट जस्ट फैक्टर्स दैट नेसेसिटेट अफोर्डिंग द हाईएस्ट सेंटेंस बट ऑल्सो द मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो ये देखो अब यहाँ पे फिर एक वर्ड आ गया, हर बार ये नया वर्ड दे रहे हैं और अगले क्वेश्चन में उसको क्लियर कर रहे हैं ना। तो एडिक्वेट सेंटेंसिंग में क्या हो गया कि एक तो उसको सही मौका मिले और वो सेम डे पे नहीं हो सकता है, और जज को जो है वो सेंटेंस अवॉर्ड करने के लिए जितने फैक्टर सुनने जरूरी हैं उतना ही ज्यादा मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को भी देखना जरूरी है। और इसी सुओमोटो पिटीशन में कोर्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी बनाने की बात कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस फॉर सेंटेंसिंग। तो ये गाइडलाइंस मतलब वही रहेगी कि कोई भी ट्रायल कोर्ट जो है पूरे ऑल ओवर द कंट्री तो उसके पास में सेम यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना। तो अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, तो पहले इन्होंने बताया कि देखो स्टडीज ने बताया कि ज़्यादातर जो डेथ सेंटेंस मिलता है वो अंडर प्रिविलेज माइनॉरिटीज SC ST को मिलता है, और डेथ पेनल्टी सेंटेंसेस लार्जली ड्रिवन बाय द क्राइम इन क्वेश्चन। तो सर्कमस्टेंसेस ना देखते हुए कई बार क्राइम को ना देखते हुए कई बार
इज लार्जली ड्रिवन बाय द क्राइम इन क्वेश्चन एंड नॉट द सर्कमस्टेंसेज। आपने केवल क्राइम के अनुसार उसको सेंटेंस दे दिया, लेकिन आपने उसके सर्कमस्टेंसेज नहीं देखे। तो ये चीज़ देखो, हमने कल भी पढ़ी थी कि कलेक्टिव कंसाइंस के बेसिस पे कई जो रूलिंग्स हुई हैं उन्होंने कलेक्टिव कंसाइंस के बेसिस पे किए। तो कलेक्टिव कंसाइंस क्या होता है कि जब कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि जो जुडिशियल पावर होल्डर्स हैं, यानी वही चीफ जस्टिस, उनको कम्युनिटी एक्सपेक्ट करती है कि वो किसी के ऊपर डेथ सेंटेंस इम्पोज कर दें, तो ये जो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि कलेक्टिव कंसाइंस इज सफिशिएंटली आउटरेज्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे निर्भया केस हुआ था, तो उस टाइम पे फांसी के लिए मतलब कम्युनिटी में ही बहुत ज्यादा आउटरेज था, है ना। तो वो मतलब एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव कंसाइंस का। तो उस टाइम पे जो कोर्ट है उसके पास में कोई चारा ही नहीं है, राइट। तो आपने मतलब क्राइम तो देखा, लेकिन आपने सर्कमस्टेंसेस को नहीं देखा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। फाइन। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये चीज़ कही है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस को भी आपको देखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि सोशल मिलियू क्या है, उसका एज, एजुकेशनल लेवल्स क्या है, या उसने कभी लाइफ में ट्रॉमा फेस किया है, उसके फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, उसका साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन क्या है, या फिर पोस्ट कन्विक्शन कंडक्ट क्या है। इस तरीके के जो रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हैं उनको भी अकाउंट में आपको लेना चाहिए। ये चीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसे अगर कोई टॉपिक बार बार आ रहा है तो आप उसी से समझ जाइए कि वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे क्या होगा तो देखा जाएगा। फाइन। लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, हाउ अंबेडकर सर्किट इज गुड टूरिज्म। तो बस आपको यहाँ पे अंबेडकर सर्किट के बारे में बताएंगे। तो एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही है और अंबेडकर सर्किट का ही नाम है पंचतीर्थ, और इसकी बात हुई थी 2016 में। तो पंचतीर्थ में कौन कौन सी जगह है, तो पहली है जन्मभूमि, अंबेडकर की बर्थ प्लेस जो कि मध्य प्रदेश में है, मऊ में। देन सेकंड इज द शिक्षा भूमि जो कि उनकी लंदन में थी, जहाँ पे वो रह के पढ़े थे। देन इज द थर्ड इज द दीक्षा भूमि, वो नागपुर में है, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था। फिर नेक्स्ट इज महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, निर्वाण भूमि, और ये दिल्ली में है। देन देर इज चैत्य भूमि, जहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था, दैट इज इन मुंबई। फाइन। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ अंबेडकर सर्किट, तो देख लीजिए। जन्मभूमि ये एमपी में आ गई, राइट, एंड ये दीक्षा भूमि नागपुर में आ गई, जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म लिया था। देन उनका डेथ महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे उनका डिमाइस हुआ था दिल्ली में, और मुंबई में चैत्य भूमि, प्लेस ऑफ क्रिमेशन। फाइन। तो वही है कि एक स्पेशल एसी ट्रेन चलाई जाएगी और जो उनके फुटस्टेप्स थे उनको ही पूरा ट्रेस करते हुए, ताकि बेटर कनेक्टिविटी रहे। और जो खासकर दलित कम्युनिटी है उसके बाहर के भी टूरिस्ट हैं, वो मतलब जैसे इन जगहों पे पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, तो उनको मतलब वही उनको अट्रैक्ट करने के लिए है। तो ये जो टूरिज्म सर्किट्स हैं वो क्या है, तो गवर्नमेंट ने 15 टूरिस्ट सर्किट्स आइडेंटिफाई किए थे अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। ये 2014-15 में आई थी। तो इसमें है रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल एंड तीर्थंकर सर्किट्स। ठीक है, तो अब इनमें से रामायण, बुद्धिस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो है वो ऑलरेडी एक्टिव हो गए हैं, और अंबेडकर अब चौथा हो जाएगा। और इस आर्टिकल में अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स वाला आ जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आंसर जरूर दीजिएगा।